राजपूत कंप्यूटर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, ऑफ बायोलॉजी का था। दोस्तों, उसके बाद का ये दूसरा वीडियो है जो कि मैं लेकर के आया हूँ। ये विज्ञान कक्षा 10, विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन को, यानी कि विज्ञान के अध्याय नंबर 6 के लेसन का नाम है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। तो दोस्तों, हम आज इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हाँ, पिछले वाले वीडियो में कई लोगों का कमेंट था कि सर बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस लॉकडाउन के चलते उचित संसाधन ना होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको कंप्यूटर पर मिलेगा। या कहने का मतलब इस ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर ना मिल करके आपको स्क्रीन पर, यानी कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं जैव प्रक्रम का। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कक्षा 10 में जो साइंस है, उस विज्ञान में 3 पार्ट हैं। जैसे कि आपने विज्ञान के जो मुख्य 3 भाग होते हैं, उसमें से आपको 3 भाग हम बता देते हैं। पहला होता है रसायन विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान, और तीसरा होता है भौतिक विज्ञान। जिसमें से आपको हम जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए, यानी कक्षा 10 के इस विज्ञान की जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए, उसका जो अध्याय 6 है, या कह लीजिए विज्ञान का 6 अध्याय, या फिर जीव विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अध्याय 6 जो है, उस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। दोस्तों, नाम है जैव प्रक्रम। तो दोस्तों, चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं बताना। जैसा कि आपने यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपका लेसन खुल करके आ चुका है, और ये आपके लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। तो दोस्तों, इस अध्याय का जो नाम है जैव प्रक्रम, वास्तव में जैव प्रक्रम होता क्या है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये जो वर्ड है, इससे ही कुछ लग रहा है। जैव प्रक्रम, प्रक्रम इस मतलब प्रोसेस, मतलब जैव प्रक्रम। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है। जैव प्रक्रम की दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण क्या होता है? दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं, आपके शरीर में जैसे कि आप भोजन को खाते हैं, भोजन को पचाते हैं, श्वसन करते हैं, यानी कि आपके शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो आपके शरीर की रक्षा करती हूँ, वे सभी प्रक्रम, वो सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। वे सभी क्रियाएं जो होती हैं वो जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो दोस्तों, आप एक रफ और कॉपी लेकर के बैठेगा, ताकि आप ये लिख भी सकें, और एक आप जो है फेयर बनाते रहिए। तो दोस्तों, आप अपनी कॉपी पर यह परिभाषा लिख भी सकते हैं।
वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि वो आपके संयुक्त रूप से जो कार्य होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रक्रम होते हैं, वो होते क्या हैं? जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डायग्राम से मैंने समझाने की फुल कोशिश की है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है आपका जैव प्रक्रम। ये जो है जैव प्रक्रम। तो दोस्तों आप अपनी कॉपी पर इस तरीके से हमारे पीछे लिखते भी रहिए अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं तो आप पढ़ भी सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है पोषण है। सबसे पहला है पोषण। तो दोस्तों ये जो पोषण होता है, पोषण क्या है वास्तव में? तो पोषण का मतलब ये है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और उससे मुझे कुछ एनर्जी मिलती है, यानी कि हम भोजन को खाते हैं और उससे मुझे जो है भोजन का पाचन होता है, उससे मुझे कुछ एनर्जी मिलती है। दोस्तों यही पोषण कहलाता है। अभी शॉर्ट में समझो, इसको मैं अभी और डिफाइन करूँगा भली तरीके से। इसके बाद में जो है आपका आता है श्वसन। तो ये जो श्वसन है आपका, श्वसन क्या है? श्वसन एक इस प्रकार की क्रिया है जिस तरीके से कि क्या होता है श्वसन में कि हम जो श्वास लेते हैं, साधारण भाषा में समझो पहले, फिर आपको हम और आगे डिटेल में बताएंगे। मतलब अ, ऑक्सीजन को वायुमंडल से या शरीर के बाहर से खींच करके अपने शरीर में ले जाने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को मुंह से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। फिलहाल आप तब तक फिलहाल के लिए समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं डिटेल में आपको लिखवाऊंगा भी क्योंकि मैंने पहले से PDF में कन्वर्ट कर रखा है। दोस्तों इसके बाद में है वाहन। वाहन का मतलब होता है चलना या परिसंचरण। अब वो चाहे आपका ब्लड हो या फिर कुछ भी हो, वाहन है। इसके बाद में है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है कि हमारे जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं रह जाता है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही हमारा जो है उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन एक प्रकार की क्रिया है जो कि अ, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली जो आपकी जैव प्रक्रम में जो क्रियाएं होती थी उसमें पहली जो हेडिंग थी वो है थी पोषण। तो यहाँ पर दोस्तों पोषण की परिभाषा मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है, फिलहाल मैं तो आपको बताऊँगा ही वैसे भी। तो दोस्तों पोषण की जो परिभाषा होती है, पहले पोषण की इंग्लिश में बता देता हूँ। पोषण की इंग्लिश होती है न्यूट्रिशन। तो इसकी परिभाषा आपके सामने नज़र आ रही होगी। यहाँ पर लिखा है भोजन ग्रहण करना, कॉमा पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी कि भोजन ग्रहण करना, कॉमा पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग इस परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। यदि आपके पास कॉपी ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा रफ कॉपी पर। आप पेन और रफ कॉपी जरूर ले लीजिएगा, इससे आपको ही सावधानी होगी, विशेष तौर से कक्षा 10 के बच्चों को। और इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पर यानी कि भोजन करने के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। तो देखते हैं 2 समूह कौन-कौन से हैं। नंबर 1 समूह जो आपका है वो स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा है विषमपोषी, या फिर स्वपोषी को हम स्वयंपोषी भी कहते हैं और विषमपोषी को परपोषी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों अंतर समझ लेते हैं कि स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्वपोषी पोषण में पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण में हरे पौधे। अब हम आपको अपने तरीके से समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे जीव
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों और खुद मतलब अपना भोजन स्वयं बना करके खुद पर आश्रित हों, ना कि किसी दूसरे पर आश्रित हों। वे जीव क्या कहलाते हैं? वे जीव स्वपोषी, स्व से समझो, स्व मीन्स स्वयं, स्व मीन्स स्वयं, स्वयं से समझिए। वे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। और जस्ट इसके बाद में आप देख रहे होंगे जो पोषण है वो पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया था। एक था स्वपोषी और दूसरा था विषमपोषी। तो जो विषमपोषी है, विषमपोषी पोषण यानी कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण मानव व अन्य जीव। अब आप सोच रहे होंगे यार हम तो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। नहीं दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है या फिर जो वास्तव में है, हम लोगों को पहले यही लगता है कि यार हम तो भोजन अपना स्वयं खुद बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव भी अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। अन्य जीवों पर, अब आप सोच रहे हैं कि जीवों पर कहाँ आश्रित रहता है। दोस्तों, हम सब्जी खाते हैं या मांस खाते हैं, ये अन्य जीव ही हैं। अभी आपको और डिटेल में समझाया जाएगा। आप कन्फ्यूजन में होंगे कि ये जीव क्यों यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो, कहने का मतलब ये है जिसके अंदर जान हो। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। यदि आपको जीव शब्द न समझ में आता हो तो आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा बताया हुआ है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। चलो दोस्तों, दोनों का उदाहरण मैंने देख लिया है। अब नीचे चलते हैं। अब स्वपोषी पोषण की जो परिभाषा होती है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखी हुई है। स्वपोषी पोषण हरे पौधों सॉरी स्वपोषी पोषण हरे पौधों में या पादपों कह लीजिए तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। यानी कि ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं वो, या कह लीजिए ऐसा पोषण, इस प्रकार के बने भोजन से जो पोषण होता है जीवों का, वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो दोस्तों, आपको शायद स्वपोषी पोषण समझ में आया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका आता है प्रकाश संश्लेषण। ये आपको नया सुनने में लग रहा होगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इस पर भी जरा थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखो, प्रकाश से तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रकाश कोई चीज़ है तो प्रकाश, हाँ ठीक है। लेकिन संश्लेषण क्या है? संश्लेषण मिस होता है मतलब किसी भी चीज़ को अवशोषित कर लेना, सोख लेना, ये कह लीजिए। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण से ऐसा लग रहा है कि प्रकाश को कोई सोख रहा हो। तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक प्रकार की क्रिया है। तो देखते हैं, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें स्वपोषी पदार्थ, जिसमें स्वपोषी जो जो ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो जल, CO2 और आपका प्रकाश ले करके और एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से, क्योंकि इनके पत्तियों में जो होता है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेते हैं, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा से समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। तो दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा देख करके या वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब आप देख सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, मतलब कहने का ये है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री भी शायद लानी पड़ती हो, या कह लीजिए जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में बनाने के लिए मान लो मुझे कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हमको लाना पड़ता है, जैसे कि दाल चावल वगैरह वगैरह सब कुछ। कुछ भी बनाने के लिए बहुत सारे आइटम अलग अलग से लाने पड़ते हैं। तो इनको भी भोजन बनाने के लिए अलग अलग से आइटम लाने पड़ते हैं। तो अलग अलग से आइटम क्या हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो
आइटम है वो अलग अलग से क्या मतलब इसका क्या होता है। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो आइटम क्या है। आइटम जैसे कि हो गया सूर्य का प्रकाश, जैसे कि आपने परिभाषा में पहले ही पढ़ा था, सूर्य का प्रकाश हो गया। इसके बाद में क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश तो आप जानते ही, क्लोरोफिल मैं बताता हूँ। क्लोरोफिल जो होता है वो इनके जो पत्तियों में, या कह लीजिए कि जो इनकी जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। यदि अगर पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो क्लोरोफिल के कारण ही दिखाई देती हैं। ठीक है। तो एक हो गया सूर्य का प्रकाश, और दूसरा हो गया क्लोरोफिल, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ना, हम जब श्वास श्वसन करते हैं ना तो हम ऑक्सीजन ले जाते हैं मुंह में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों हमारे मुंह से या बहुत सारे जीवों के मुंह से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी जो पौधे होते हैं CO2 को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इसके बाद में चौथा आइटम जो इनका है या चौथी सामग्री जो है वो है जल। तो जो पौधे होते हैं वो जड़ों से जल को खींच करके अवशोषित कर लेते हैं। इसमें ऊतक होता है, जाइलम नाम का ऊतक होता है, जिसके माध्यम से जड़ों से जल इनके पत्तियों के यानी शीर्ष भाग तक पहुंचता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री की जो आवश्यकता थी, पहला था सूर्य का प्रकाश, दूसरा था क्लोरोफिल, और तीसरा था कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा था जल। जो कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, क्लोरोफिल उनके पत्तियों में उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जीवों से मिलता है, और जल इनको पृथ्वी यानी कि जड़ों से, मिट्टी से मिल जाता है। चलिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा जो आपको दिख रहा होगा हेडलाइंस है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहाँ पर निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कह लीजिए मतलब घटनाएं क्या होती हैं कि मतलब जब कोई भी क्रिया होती है तो वहाँ पर घटनाएं तो घटनी ही घटनी है, सीधी सी बात है। तो वो घटनाएं कौन कौन सी तो हम देख लेते हैं। तो पहली घटना है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसके द्वारा प्रकाश, यानी कि जो सूर्य के द्वारा प्रकाश आ रहा होता है उसमें से ऊर्जा को अवशोषित करना। अवशोषित का मतलब होता है सोख लेना अपने अंदर, अवशोषित चूस लेना, ये कह लीजिए अवशोषित करना। इसके बाद में है दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यानी जो प्रकाश होता है उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, जल को भी तोड़ देना। किसमें? ऑक्सीजन में। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवों से या वायुमंडल से इन पौधों को मिलती है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देना। इसके बाद में एक आपको नया वर्ड मिला होगा, रंध्र, जिसकी इंग्लिश भी लिखी हुई है यहाँ पर, स्टोमेटा। तो ये रंध्र क्या होता है? तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अ, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। लेकिन आप लोग अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार पत्ती पर तो कोई छिद्र नहीं होते हैं। दोस्तों हमको पता है होते हैं, आपको नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उनको देखने के लिए आपकी आंखें उतनी मजबूत नहीं हैं। हाँ, कुछ पत्तियों में जरूर दिखाई देती हैं। तो जो ये रंध्र होते हैं ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि आपको आंखों से शायद नहीं दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों इनको, इस रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ पर रंध्र के प्रमुख कार्य दिए गए हैं। रंध्र के कार्य क्या होते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से, फिलहाल ये लेसन में आपके है तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर एक एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बना करके दूंगा, तब आपको और क्लियर होगा। तो रंध्र के प्रमुख कार्य बताइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है तो उस क्रिया के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब कभी गैस कम और कभी ज़्यादा होती है, तो वो गैस या फिर आपका कह लीजिए आना जाना जो गैसों का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर आपकी ऑक्सीजन हो, तो इन्हीं छिद्रों के द्वारा निकलना और आना जाना होता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, फास्फोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। कहने का मतलब ये है जब ये क्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो पौधों के पत्तियों से जल का बाहर निकलना, यानी जल जो होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। जल जो होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है
और इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में। आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि अ, पौधों के इसकी दूसरी परिभाषा मैं बताता हूँ कि पौधों के वायवीय भागों से जल का जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन को जब आप तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे तो इसको बीच से तोड़ने पर साफ साफ इसका अर्थ समझ में आता है, वाष्प उत्सर्जन यानी कि वाष्प का उत्सर्जन होना। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। यह जो चित्र है वह जो है रंध्र का दिखाया गया है, या कह लीजिए यहाँ पर चित्र रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो चित्र आपको दिखाया गया है फिलहाल आपको हो सकता है इस तरीके से समझ में ना आए क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। देखो ये आपको जो यहाँ से रंध्र छिद्र दिख रहा है ये आपका छिद्र है और ये द्वार कोशिकाएं हैं। क्या होता है कि ये फूलती हैं और सिकुड़ती हैं, फिर फूलती हैं और सिकुड़ती हैं। ये जब आपकी ये क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसके दौरान ये खुलती हैं और फूलती हैं, यहीं से जल और गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आया होगा, अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में आपको सिर्फ इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और छोटा वीडियो होगा। और दोस्तों हाँ याद रखें ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, तो निवेदन है आपसे बराबर आप इसको देखते रहें और आपको समझ में आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पर पहुंचते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है विषम पोषी पोषण, हेटेरोपिक न्यूट्रिशन। दोस्तों यहाँ पर विषम पोषण जो था वो आपका यहाँ पर डिवाइड हो चुका है, यानी जो आपका आपने जो पोषण पढ़ा था जीवों को 2 भागों में बांटा था पोषण के आधार पर। तो वहाँ यहाँ पर जो दूसरा पोषण का दूसरा भाग था विषम पोषी पोषण, या इसको हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो विषम पोषी पोषण था वो भी 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। तो आपका जो पहला है वह है प्राणी सम पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। दोस्तों यहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समाप्त करना है तो देख लेते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा मानो, क्या होता है कि हम इस जो प्राणी सम पोषण है इसमें भोजन को पहले हम बिल्कुल निगल लेते हैं और उसके बाद में पाचन शक्ति जो हमारी पाचन डाइजेशन सिस्टम होता है, जो हमारा तंत्र है पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ पर जाकर के भोजन पचता है। जिसमें कि उदाहरण में आपको समझ में आ रहा होगा अमीबा और मानो। तो इसको डिटेल में मैं अलग अलग वीडियो बना करके बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें आप शॉर्टली समझते रहिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो आपके लिए बना करके भेजूंगा। इसके बाद में मृतजीवी पोषण, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है मृतजीवी मतलब मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद कवक। आप फफूंद अच्छी तरीके से जानते होंगे। दोस्तों मृतजीवी यानी कि ये ऐसे जो जीव होते हैं जो मृत, कहने का मतलब जो जीव मर जाते हैं या सड़े गले पदार्थ वहाँ से ये जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव मृतजीवी पोषण, ऐसा पोषण जो होता है वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। इसके बाद में परजीवी पोषण, परजीवी से लग रहा है पर मिस पराया, तो परजीवी पोषण दोस्तों ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, मतलब अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम परजीवी यानी कि परजीवी कहते हैं। जो ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं और ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता देता हूँ, ये जो अमरबेल आप जानते नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, पेड़ों पर लटकती रहती है। और जूं और इसके बाद में फीता क्रम आता है, या फिर आप चौंक ले लीजिएगा, जो दूसरे जीवों पर ही आश्रित रहते हैं। और एक मैं आपको खटमल बता देता हूँ, ये भी इसी में आता है परजीवी पोषण में। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण होता किस तरीके से है, जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा प्राणी सम पोषण। तो अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जो अमीबा में पोषण है वो किस तरीके से होता है।
तो अमीबा आपने सुना होगा। अमीबा का जो मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि जो अमीबा होता है उसका कोई आकार नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सरल भाषा में इस डायग्राम के हिसाब से मैंने थोड़ा-सा समझाने का प्रयास किया है, तो आप कोशिश करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये है आपका ये चित्र है, ये अमीबा का चित्र है। और यहाँ पर जो गोल-गोल ये दिख रहा है ब्लैक में, ये है केंद्रक। ये पूरा अमीबा है और ये जो बीच का एक पॉइंट दिख रहा है ये केंद्रक। हिंदी में केंद्र लिखा भी है। और जस्ट इसके बगल में रेड कलर का ये दिख रहा है खाद्य कण लिखा है यहाँ पर। यानी कि ये भोजन है इसका। दोस्तों ये भोजन है और देखो अभी इसका आकार क्या है। इसके बाद में दूसरे स्टेप में आइए, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये पादाभ कूटपाद, इसको हम कूटपाद कहते हैं। जो इसके बगल में ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इस साइड में, इस साइड में। और देखा होगा जो भोजन का कण था, यहाँ पर जो था भोजन का कण ऊपर था, अभी खाद्य कण, वही खाद्य कण इसके कूटपाद के बीच में फंस चुका है, बीच में जा चुका है। और तीसरे स्टेप में आप देख रहे होंगे खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण। जो यहाँ पर कूटपाद अब और थोड़ा-सा बाहर से झुक गए हैं और अंदर थोड़ा-सा स्पेस बन गया है कि जो खाद्य कण था वो अंदर प्रवेश कर गया है। और यहाँ पर जो है खाद्य रिक्तिका भी अपना अ, काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। इसके बाद में ये जो आपके कूटपाद थे, कूटपाद पूरी तरीके से बाहर से बंद हो चुके हैं और भोजन का कण आप देख पा रहे होंगे अंदर एक्सेप्ट यानी पहुँच चुका है। और अब वहाँ पर इसका अमीबा का जो है वो पाचन होगा। इसी तो दोस्तों आपने शायद समझा होगा। एक बार अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर केंद्रक है ये अमीबा का और ये भोज जो भोजन का कण है या खाद्य कण है वो बाहर है। यहाँ पर थोड़ा-सा अंदर होता है और यहाँ पर और थोड़ा-सा अंदर होता है। यहाँ पर भरपूर रूप से अंदर पहुँच जाता है। जैसे कि इधर लिखा भी है अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। पादाप का मतलब होता है पैर कह लीजिए या कूटपाद। इसके बाद में खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है जैसे कि हम लोग जो कुछ भी भोजन खाते हैं वो जो है कच्चा होता है उसको क्या होता है कि मतलब क्या है कि जो हम भोजन करते हैं उसमें से पौष्टिक तत्वों को निकालने के लिए हमारे शरीर में पोषण पहुंचाने के लिए उसका पाचन होता है। ठीक उसी प्रकार इस अमीबा में खाद्य रिक्तिका वही काम करती हैं जो हमारा पाचन सिस्टम करता है या डाइजेशन सिस्टम करता है। तो इसके बाद में बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बचा हुआ मल होता है उसमें से पौष्टिक तत्व निकालने के बाद में जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार मानव में भी होता है। इसके बाद में पैरामीशियम में पोषण, अभी आपने अमीबा में पोषण पढ़ा था, अब आप पैरामीशियम में पोषण पढ़ेंगे। पैरामीशियम पादचाप जिस तरीके से उसमें कोटपाद आपने पढ़ा था, यहाँ पर पादचाप शब्द लिखा हुआ कोशिका की पूरी तरह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। विशिष्ट इनका एक विशेष प्रकार का स्थान होता है, वहीं से भोजन को ये ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों अब तो आपने ये पढ़ लिया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मनुष्य में पोषण। ये अब अपनी बात आ गई मनुष्य में पोषण, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना और मैं चाहूँगा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि मनुष्य में पोषण। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मनुष्य को कई जगह डिवाइड किया गया है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। दोस्तों एक एक को मैं डिटेल में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर इतना लंबा वीडियो आपने बना दिया, हम देखते देखते परेशान हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा भी, आपको समझ में आएगा। और यदि आपका कमेंट होगा, आप चाहेंगे तो आपको एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो मैं बना दूंगा और ढंग से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण से ये लग रहा है, इन वर्डों में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। अंतर्ग्रहण से ऐसा लग रहा है कि अंतर ग्रहण, ग्रहण मीन्स एक्सेप्ट कर लेना, मतलब किसी भी चीज को अंदर एक जॉब कर लेना। अंतर्ग्रहण किसी भी चीज को, वो क्या चीज है वो बात की बात है। सिर्फ अभी आप पढ़ रहे हैं मनुष्य पोषण तो आपको समझ में आएगा। आगे है पाचन, यानी किसी भी चीज को हम मुंह के द्वारा खा लेते हैं तो मैंने अंतर्ग्रहण कर लिया। इसके बाद में पाचन, उस खाए हुए भोज्य पदार्थ पर जिसको मैंने अंतर्ग्रहण किया है, उस पदार्थ पर या खाए हुए भोजन पर एक क्रिया होती है जिसे हम पाचन क्रिया कहते हैं। उस भोजन को पचाया जाता है, मंथन होता है,
जस्ट उसके बाद में और एक प्रक्रिया होती है जिसे हम अवशोषण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, जो मैंने भोजन खाया था अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन को पचाया गया, पाचन हो गया, अब होगा अवशोषण। उस पचे हुए भोजन से कुछ इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण, जो पौष्टिक तत्व थे, जो मेरे शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, जो निकाले गए, अवशोषित कर लिए जाते हैं, ये क्रिया अवशोषण कहलाती है। इसके बाद में स्वांगीकरण आप पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों ये स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण मतलब, कहने का मतलब इसकी परिभाषा जो होती है वो होती है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से, बचे हुए भोज्य पदार्थ से महत्वपूर्ण पदार्थों का, जो मेरे शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं, उनका आत्मसात कर लेना, उनको निकाल लेना, उसमें से ले लेना ही स्वांगीकरण कहलाता है। मेरे जो बचे हुए भोजन से इम्पोर्टेंट पौष्टिक तत्वों को ले लेना ही स्वांगीकरण कहलाता है, और उनको यथास्थान, जिसको जहाँ पर जाना है वहाँ पर भेज देना, क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। इसके बाद में बहिक्षेपण। बहि मीन्स, यहाँ पर मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ, बहि मीन्स बाहर, क्षेपण मीन्स फेंक देना। यानी कि जो ये सारी क्रियाएं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण होने के बाद में जो कुछ भी मल बचता है, या जो वही आपका जो भोजन कह लीजिए बचता है, और तो वो जो भोजन होता है बहिक्षेपण, यानी उसको मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर है आहार नाल। मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। तो आहार नाल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है, आहार नाल आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ अपने शब्दों में। आहार नाल एक प्रकार की, नाल से लग रहा है नली ही होगी कोई। आहार का मतलब भोजन जो हम खाएंगे, मतलब इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इसको समझो। आपके मुख से लेकर के गुदा द्वार तक, मुख से गुदा द्वार तक की एक पाइप को कह लो, या नली को हम अ, आहार नाल के रूप में कहते हैं, जिसकी लंबाई आपको मैं बता देता हूँ, 8 से 10 मीटर होती है। जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। दोस्तों, स्टार्टिंग से होता है मुंह, क्योंकि मैंने बताया ना, मुंह से स्टार्ट होती है, गुदा तक जाती है। तो पहला जो पॉइंट है मुंह, मुंह से स्टार्ट होती है जो भोजन, ये हमारा मनुष्य में पोषण स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले नंबर आता है मुंह का। तो मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जैसे इसके बाद में मुंह के बाद में, जो मुंह में अंतर्ग्रहण होने के बाद में दांतों का काम आता है। फिर दांत जो होते हैं वो भोजन को चबाना स्टार्ट कर देते हैं। दांत जो है भोजन को चबाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में जिह्वा, जीभ, जिसे हम जीभ बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जिह्वा, भोजन को लार के साथ में पूरी तरह मिलाना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि भोजन दांत चबाना स्टार्ट करते हैं, ठीक, जो जीभ होती है भोजन को इधर उधर पलट पलट करके उसमें लार को जो है मिला देती है, ताकि भोजन जो है एक लसलसा टाइप का बन जाए, ताकि हमको निगलने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद में लार ग्रंथि। लार ग्रंथ से निकलने वाले, लार ग्रंथ क्या होती है? ग्रंथियां होती हैं आपके मुंह में। तो ये लार ग्रंथ होती है जो लार स्रावित करती हैं। आपके मुंह में लार बनती है ना, जो लार बनती है वो लार ग्रंथियों के द्वारा ही निकलती है। तो लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। तो ये ग्रंथ होती है जिसके माध्यम से लार निकलती है। इसको हम रस भी कह सकते हैं, या फिर अ, इसको लार रस कह लीजिए, या फिर लार ही कह लीजिए, बात एक ही है, लेकिन ये लार ग्रंथ से ही निकलती है। स्टार्च, लार एमिलेस एंजाइम माल्टोस शर्करा। मतलब इसमें जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथ से स्टार्च, लार एमिलेस एंजाइम और माल्टोस शर्करा निकलता है। नंबर 2 पॉइंट्स आते हैं। भोजन ग्रसिका। अब जो भोजन होता है वो मुंह में होने वाली सारी प्रक्रियाएं समाप्त होती हैं। इसके बाद में मुंह से आमाशय तक भोजन, यानी कि दूसरे पॉइंट में जो भोजन होता है वो मुंह से आमाशय तक पहुंचता है, यानी कि ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति। ग्रसिका में अब क्रमाकुंचन गति क्या होती है, उसमें गति क्या होती है आपको मैं बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप भोजन मुंह से ऊपर से नीचे को खिसकता है, रुकता है, जैसे सेकंड चलता है, खिसक खिसक करके जाता है। इस गति को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन। ग्रसिका जो होती है, कहने का मतलब मुंह से आमाशय के बीच की नली को ग्रसिका हम बोल रहे हैं यहाँ पर। और इसमें जो मांसपेशियां होती हैं उसके संकुचन और शिथिलन, यानी सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना फैलना ही संकुचन और शिथिलन कहलाता है।
तो दोस्तों इस प्रकार की गति को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इससे परेशान ना हो, आप इसको देखें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपना पूरा जो है भरपूर पूरी फुल कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यदि आता नहीं है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं, ताकि मैं आपको दोबारा फिर से एक छोटे-छोटे पार्ट बना सकूँ वीडियो के 2-2 5-5 मिनट के, तो आप उसमें और भली-भाँति समझ पाएँगे। दोस्तों यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें जिह्वा, मोह, ग्रसिका आपको विद्युत रूप से दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर समझाने की बात नहीं है, यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये आमाशय है, ये क्षुद्रांत है, ये बृहदांत है, ये गुदाद्वार है, प्रशिश्का है, अग्नाशय है, पित्तनली है, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों इनके बारे में मैं फिर डिटेल में आपको एक अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को समाप्त भी करना है और पूरा लेसन भी इसी में समाप्त करना है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मैंने सोचा था कि एक वीडियो में मैं पूरा एक लेसन को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ फाइल है वो पूरे एक लेसन की ही है। नंबर 3 पे आता है आमाशय आपका। अब आमाशय जो होता है वो उसमें भी ग्रंथियाँ होती हैं। तो जो जठर ग्रंथि होती है उसमें से निकलता है पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म। यदि आपको इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करने के बाद में दोस्तों इसको लिख लीजिएगा, ज़रूर लिखते ज़रूर चलिए, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा-थोड़ा आपको समझाता चलता हूँ। इसके बाद में चौथे पॉइंट पे आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। इसको क्षुद्रांत को हम छोटी आंत कहते हैं, और इसके अंदर जो होता है आंत रस होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, और ये चेंज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, वसा, वसा अम्ल ग्लिसरॉल और प्रोटीन अमीनो अम्ल। इसमें भी यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती हैं। अब आपको हम बता देते हैं, ये जो यकृत होता है, एक बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि अ, पितरस पितरस स्रावित होता है। ऑप्शन उसमें बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, 4 ही होते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन थोड़ा सा दे देते हैं। पितरस स्रावित होता है, ऑप्शन होते हैं अ, उसमें दिया होगा पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय और यकृत। तो लोग बहुत ज़्यादा अत्यधिक, क्योंकि पितरस पूछ रहा है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्ताशय लगा देते हैं, लेकिन वो आंसर बिल्कुल गलत होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होता है यकृत। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है नंबर ए में, यकृत जो होता है उससे पितरस निकलता है, यकृत से पितरस निकलता है। और ये एकत्रित कहाँ होता है, हाँ ये जरूर सही है, पितरस यकृत से निकलता है, लेकिन एकत्रित कहाँ होता है, वो पित्ताशय में होता है, इतना याद रखना। तो दोस्तों इसको आप वीडियो को पॉज कर करके लिख भी सकते हैं और इसको बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको इस पीडीएफ को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगाई है। तो आप इसको रोक करके थोड़ा थोड़ा विशेष तरीके से समझ सकते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत ढंग से समझाया गया है। और मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। फिर आता है नंबर 5 पर बृहदांत्र। बृहदांत्र बृहदांत्र क्या होता है, मतलब बड़ी आंत। हम अपनी भाषा में कहें तो बड़ी आंत होता है। जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ, जल का अवशोषण यानी कि जो आपका पचा हुआ भोजन होता है, यहाँ पर जल उस उस पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण किया जाता है, जल को अलग कर लिया जाता है। वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। देखो, जल का अवशोषण करने के बाद में जो खराब का, वर्ज्य का मतलब होता है अवशिष्ट, जो खराब पदार्थ होता है उसको गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों पाचन तो मेरा समाप्त होता है। इसके बाद में आपका आता है श्वसन। अब श्वसन को मैंने पहले थोड़ा सा समझाया था, फिलहाल अब फिर से यहाँ पर श्वसन की तो परिभाषा ही आ गई है, लिखी है, तो देख लेते हैं पहले परिभाषा क्या लिखी है। श्वसन की इंग्लिश होती है रेस्पिरेशन। तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई, दोस्तों श्वसन की परिभाषा ध्यान से सुनिए, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टप की यार क्या परिभाषा घुमा दी है, ऐसा नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आती है तो और भी देख सकते हैं, आपको किताबों में और थोड़ा सा चेंजेस मिल सकती है, लेकिन आपको ये वाली भी देख लीजिए, हो सकता है समझ में आ जाए। वैसे कोई टफ नहीं है ज़्यादा। वैसे मैं आपको और बता देता हूँ, श्वसन की बहुत सारी परिभाषाएं आप बना सकते हैं। क्या होता है कि श्वसन होता क्या है, देखो क्या होता है कि बाहर से ऑक्सीजन को ले जाना शरीर के अंदर, और फिर शरीर के अंदर वह ऑक्सीजन आपकी एक एक कोशिका कोशिका तक जाती है, और कोशिका
में उसका जो है विखंडन हो जाता है। वहाँ से फिर वही जो आपकी ऑक्सीजन जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। यही प्रक्रिया पूरी जो होती है वो श्वसन कहलाती है। अब यहाँ पर आपको विधिवत रूप से समझाया गया है कि इसका जो कैसे क्या होता है, उसमें कैसे मतलब भिन्न पथों पर ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज यानी कहने का मतलब ये होता है कि आपको जो ऑक्सीजन जाती है वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के निकलती है। जाती ही तो है ऑक्सीजन और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आखिर ऐसी क्या प्रक्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर ऐसी क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके आप बिल्कुल विधिवत तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। और मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर आपको जो श्वसन है वो श्वसन भी आपको बताया गया है कि श्वसन दो प्रकार का होता है। दोस्तों श्वसन दो प्रकार का होता है। नंबर एक वायवीय श्वसन और नंबर दो अवायवीय श्वसन। दोस्तों वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन यहाँ पर आपको साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं साथ में। अब वायवीय श्वसन देख लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसके बाद में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 36 एटीपी उदाहरण मानव, यानी कि जो वायवीय श्वसन होता है यह मानव में होता है। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भाई ऑक्सीजन नहीं होगी तो श्वसन नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसके बाद में अवायवीय श्वसन में देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह जो अवायवीय श्वसन होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी कि 2 एटीपी। जैसे कि आप देख रहे होंगे वायवीय श्वसन में 36 एटीपी और उसी जगह आप अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी। उदाहरण के तौर से आप देख सकते हैं, उदाहरण में आपको यहाँ पर दिखाया गया है यीस्ट। दोस्तों इसके बाद में मानव श्वसन तंत्र। जो मानव का श्वसन तंत्र है वो आपको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नासा द्वारा लिखा है यहाँ पर। नासा द्वारा का मतलब होता है नाक। मतलब नाक के जो नाक के पे 2 होल होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, उससे हम यही छिद्रों को हम नासा द्वार कहते हैं। इसके बाद में ग्रसनी आता है। नाक के थोड़ा सा अंदर क्रॉस करते हैं तो कंठ के पहले जो होता है पार्ट यहाँ पर ग्रसनी होता है। ग्रसनी के बाद में आपका कंठ आता है। कंठ के बाद में श्वास नली आती है और श्वास नली के बाद में श्वसनी, और श्वसनी के बाद में श्वसनिका। उसके जस्ट बाद में आपके आते हैं फेफड़े। आपको फेफड़े तो अच्छी तरीके से पता होंगे। फेफड़ों के अंदर होती हैं कोशिका कोश, बहुत छोटे छोटे होते हैं, अंगूर टाइप के, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है इस तरीके से। और कोशिका कोश के बाद में रुधिर वाहिकाएं होती हैं। आपको पता होगा कि जो आपका ब्लड होता है वो शुद्ध होता है। लोग कहते हैं कि इसमें फेफड़ों में जाकर के शुद्ध होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलाई जाती है। तो ये रुधिर वाहिकाएं यानी कि कोशिका कोश में जा करके थोड़ा थोड़ा करके उसमें यही प्रक्रिया आपके फेफड़ों में होती है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में ऑक्सीजन मिलाई जाती है और वहीं पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, ऑक्सीजन से मिलाई जाती है। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक फिगर फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है आपको ये फिगर साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया है। नासा द्वार से लगा करके आपके फेफड़ों तक की कोशिकाएं और श्वसन नलिकाएं वगैरह वगैरह बताई गई हैं। तो दोस्तों इसको पॉज करके वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप आराम से इसको देख सकते हैं। दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन क्रिया। जो मानव की श्वसन क्रिया है वह यहाँ पर 2 प्रकार से बताई जा रही है, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। दोस्तों मैं फिर से आपको अपनी भाषा में समझाना चाहूँगा। वक्षीय गुहा फैलती है। वक्षीय जो आपका ये कह लीजिए जो वक्ष होता है, ये गुहा जब आप को सांस लेते हैं अंदर की ओर तो आपने देखा होगा आपका जो सीना होता है यहाँ पर फूल जाता है। दूसरा है पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। जो अंदर पसलियां होती हैं आपकी वो कुछ थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं। इसके बाद में वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष जो होता है ऊपर और बाहर की ओर, जैसे कि देखा मैंने, आप जब आप सांस अंदर की ओर ले जाते होंगे तो सीना आपका फूलता होगा और जब आप गैस को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो आपका सीना नीचे की ओर बैठ जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वक्ष ऊपर और बाहर की ओर
गति करता है। इसके बाद में गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। गुहा गुहा क्या होता है? गुहा में से ये कह लीजिए पाइप कह लो यार, ठीक है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है, यानी कि प्रेशर के साथ में ही। अगर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो फिर वायु फेफड़ों में भरेगी ही नहीं। इसके बाद में वच्छीय गुहा, इधर आ जाओ उच्च श्वसन में। वच्छीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों ये अंतः श्वसन था, तो ये जाने वाली प्रक्रियाएं थी, और ये उच्च श्वसन ये आने वाली, यानी कि जब हम गैस को अंदर ले जाते हैं तब अंतः श्वसन, और जब गैस को बाहर लाते हैं तो ये उच्च श्वसन। तो आप कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं कि तब क्या होता है जब हम गैस को अंदर ले जाते हैं, और तब क्या होता है जब गैस को बाहर लाते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद में अंतः श्वसन, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। उच्च श्वसन, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में भी आपको पता है, क्योंकि जल जो होता है H2O साफ साफ लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन और 2O यानी कि ऑक्सीजन वहाँ भी है। तो जल में भी जो ऑक्सीजन पाई जाती है, कहने का मतलब जो मछलियाँ हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, लेकिन जल में विलेय ऑक्सीजन को ही वो ग्रहण कर पाती हैं। इसके बाद में आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कूपिका, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है रक्त व ऊतकों के बीच। अब ऊतक क्या होते हैं, ये छोटी सी बात है कि ऊतक क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा। बाकी अगले वीडियो में मैं ऊतक के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऊतक क्या होते हैं। देखो क्या होता है, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई जिससे शरीर बना हुआ है, होती है कोशिकाएं। वो होती है कोशिका, और बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो आपके ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो बस दोस्तों आपको समझ में आएगा ऊतक क्या होते हैं, कि बहुत सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों से भी निर्माण होता तो कुछ बनता है, वो अलग की बात है, वो बाद में बताएंगे आपको अगले वीडियो में। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। जो रक्त व ऊतकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, वो आप वायु यानी O2 से संबंध। कूपिका, रक्तवाहिका कैसे कैसे जा रहा है, फिर O2 फिर आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है, और फिर इसके बाद में कहाँ जाती है, इसके बाद में ये जो जाती है धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुँचती है। ऊतक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद में CO2 का उत्पादन होता है। नंबर 2 पॉइंट है CO2 ऊतकों में, और ऊतकों से रक्त वाहिका में, और रक्त वाहिका से CO2 का रक्त में विसरण। इसके बाद में फिर नीचे आते हैं, एरो के द्वारा आपको दिखाया गया है, बहुत स्पष्ट और साफ समझ में आ रहा होगा। रक्त वाहिका द्वारा कूपिका, और उसके बाद में CO2 का कूपिका कोश में विसरण, CO2 का मोचन, नासादार, और इसके बाद में भैया बाहर निकाल दिया जाता है। CO2 जो है वो बाहर निकल, जिस तरीके से यहाँ पर O2 ने प्रवेश किया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर CO2 एक जो है बाहर कर दी गई है एक क्रिया के दौरान। आप क्रिया को बहुत ढंग से समझ सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग इसकी है, और आप एरो के निशान से देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में संवहन का जो अर्थ होता है, संवहन मतलब क्या है, संवहन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये संवहन है, संवहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चलना, संवहन वहन करना। तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। जैसे कि आपने भोजन किया, भोजन को एक दूसरे से दूसरे, आपके शरीर में भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जो होता है, वो संवहन का काम होता है। संवहन यहाँ से वहाँ तक किसी भी चीज़ को ले जाता है, चाहे वो भोजन हो या ऑक्सीजन हो या ब्लड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसमें संवहन भूमिका निभाता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। क्या है कि ना, पूरा एक लेसन इसमें मैंने PDF में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आपका एक लेसन पूरा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप भी वीडियो को बराबर देखते रहते हैं, और अभी फ़िलहाल 47 मिनट का ही हुआ है, और 1 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा, तो 1 घंटे का बहुत लंबा वीडियो तो नहीं होगा। तो दोस्तों आप बने रहिएगा इस वीडियो में बराबर अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में और भी मज़ेदार जो टॉपिक्स आने वाला है। अभी आगे जो है तो वो पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए अभी कहाँ पहुँच चुके हैं। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। संवहन तंत्र
देखो तंत्र जो होता है मतलब सामान, मैंने अभी बताया आपको कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी चीज़ को ले जाना आपके शरीर में, चाहे वो ब्लड हो, आपका जल हो, भोजन हो, एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए जो यूज होता है वो तंत्र, वो संवहन तंत्र कहलाता है। तो पहला यहाँ पर तीन डिवाइड किए गए हैं, यानी मानो संवहन तंत्र को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हृदय है, दूसरा है धमनी व शिरा, और तीसरा है रक्त लसिका। ये वाहन माध्यम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सबसे पहले हृदय है, उसके बाद में रक्त नलिकाएँ या धमनी व शिरा हैं, उसके बाद वाहन माध्यम रक्त व लसिका है। तो रक्त के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर रक्त को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर ठोस अवयव और द्रवीय अवयव। जो रक्त होता है, रुधिर कणिकाएँ एक में दिखाया गया है आपको। यहाँ पर आप मेरी आवाज़ को भी सुनते रहिएगा और आप थोड़ा-सा वीडियो में देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ साफ-साफ नज़र आ रहा है और मैं वही बता रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलहाल मैं अपने पास से जोड़ देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो रक्त है वो ठोस अवयव और द्रवीय अवयव, तो एक-एक को समझ लेते हैं। पहले जो इधर द्रवीय अवयव है इसको समझते हैं थोड़ा-सा। इसके नीचे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व, यानी कि इस प्लाज्मा में यह जो होता है वो पीले कलर का होता है या पीले रंग का होता है, जिसमें 90% जल होता है और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों आपको रक्त का एक भाग तो समझ में आया होगा कि रक्त का एक भाग होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। दोस्तों दूसरे भाग की तरफ आते हैं। यहाँ पर ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएँ हैं। यहाँ पर जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, अगर यदि आप लोगों का कमेंट आता है तो। तो इसमें लाल रक्त, इसके बाद में श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इनको हम अंग्रेजी में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये जो लाल रक्त है, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और रक्त प्लेटलेट्स। देखो लाल रक्त कणिकाएँ, इसको इंग्लिश में हम शॉर्ट में जो बोलते हैं वो आरबीसी बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और यहाँ पर अगर इनके हम फुल फॉर्म बताएँ तो रेड ब्लड कॉर्पल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स और ये रक्त यानी प्लेटलेट्स ही होता है। तो यहाँ पर देखो साफ-साफ दिखाई दे रहा है O2 और CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। यानी जो आरबीसी का काम होता है, आरबीसी का काम क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भ्रमण करवाना। भ्रमण का मतलब कि आपके हृदय से पूरे संपूर्ण शरीर में CO2 को ले जाना और संपूर्ण शरीर से CO2 को फेफड़े तक लाना। ये काम होता है लाल रक्त कणिकाएँ या आरबीसी का। इसके बाद में आपका आता है श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये डब्ल्यूबीसी हैं। ये देखो साफ-साफ इसमें लिखा हुआ है शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक, या हम आपको बताएँ तो ये भैया क्या काम करती हैं कि रोगों से लड़ने की जो है लड़ने के लिए ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक। तो ये आपके इम्यूनिटी पावर को मजबूत करती हैं। आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे लड़ने में सहायक होती हैं। इसके बाद में रक्त प्लेटलेट्स आता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। दोस्तों क्या होता है कि आप जब कभी कट जाते हैं, कहीं उंगली कट जाती है आपकी, हाथ पैर कहीं भी कोई चोट लग जाता है तो वहाँ पर देखा होगा कि कुछ देर तो ब्लड बहता है, उसके बाद में वहाँ पर थक्का बन जाता है। तो दोस्तों ये रक्त प्लेटलेट्स का ही काम होता है कि वहाँ पर थक्का बनता है जा करके। और इस तरीके से प्रश्न पूछा भी जाता है कि थक्का बनने का कारण क्या होता है, तो प्लेटलेट्स ही होते हैं, वो वहाँ पर जा करके अपना काम करने लग जाते हैं और वहाँ पर थक्का बन जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रक्त वाहिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर रक्त जो वाहिका हैं यानी कि जो रक्त वाहिकाएँ थी यानी रक्त वाहिनियाँ थीं, इनकी जिनमें रक्त बहता है, जिनमें ब्लड चलता है या सर्कुलेशन करता है या वहन करता है। तो दोस्तों जो ये आपकी रक्त वाहिकाएँ हैं या रक्त वाहिका हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनी और नंबर 2 शिरा। जो धमनी होती हैं उनमें क्या होता है, जो शिराएँ होती हैं उनमें क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर आपको दिए गए हैं, 4-4 अंतर दिए गए हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार पढ़ कर के बता देता हूँ। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं अपवाद फुफ्फुस धमनी। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आपको आई नहीं होगी कि अपवाद क्यों लिखा हुआ है। देखो क्या होता है ना, जो धमनियाँ होती हैं, हमसे सीखो सुनो, ये मैं आपको साफ और स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जो धमनियाँ होती हैं इनमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है।
आप ज़रा सोचो, यहाँ से अगर एक अंतर आपको पता है तो आपके 2-3 अंतर ऑटोमेटिक बन जाएँगे। देखो क्या होता है कि जब ध आपको पता हो गया कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त जाएगा कहाँ से? सीधी-सी बात है, हृदय से जाएगा, ठीक है? तो और हाँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, याद रखना। अपवाद साफ-साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस को छोड़ करके और ठीक इसी प्रकार शिराएँ विभिन्न अंगों से अनाकसीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाते हैं, अपवाद यहाँ पर भी है, फुफ्फुस शिरा। तो धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। अब यहाँ पर धमनी जो होती है उनकी भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि अधिक प्रेशर के साथ में ब्लड बहता है। कहीं धोखे से अगर जो भित्ति होती है, जो दीवार होती है उसकी धमनी की, वो कहीं अगर कमज़ोर हो तो क्या हो सकता है कि फट भी सकती है। सिरा में देखते हैं, सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। क्यों होती है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये इसलिए कम होती है या कम मोटी होती है या लचीली होती है क्योंकि इसमें जो ब्लड बहता है वो अधिक दबाव के साथ में नहीं बहता है। धमनी में वाल्व नहीं होते हैं और सिरा में वाल्व होते हैं। क्योंकि वाल्व इसलिए नहीं होते हैं धमनियों में क्योंकि तब ब्लड को हृदय से शरीर में जाना होता है, और सिरा में क्या होता है, वाल्व होते इसलिए हैं क्योंकि शरीर से हृदय में आना होता है। और शरीर से हृदय में आने के लिए मान लो कि आपके पैरों से ब्लड हृदय को पहुंचने में ऊपर की ओर बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सीधी सी बात है। तो ब्लड तो नीचे जाना चाहिए लेकिन ब्लड आता तो ऊपर की ओर है। तो इसीलिए यहाँ पर वाल्व होते हैं जिसकी सहायता से स्टेप बाय स्टेप ब्लड आपके हृदय तक पहुँचाता है। ये सब इसके बाद में धमनी, ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं और ये सतही होती हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर इसको जो है रोकता हूँ। और हाँ, याद रखो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आता है तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दो। कहने का मतलब हमारा ये, अपना वोट ज़रूर दें, लाइक करें या डिसलाइक करें। और यदि इस वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, मैंने इसलिए यहीं पर रोक दिया, और इसके आगे का पार्ट, इसी लेसन का आगे का पार्ट मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और हाँ, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखने के बाद में फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कितने गहरे पानी में खड़ा हूँ, ताकि और मेरा भी मनोबल बढ़े कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।